स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to Study IQ. I am Shekhar Chaudhary. Today we will be discussing very important topic of public administration in the public administration series that we are having, and it is about the improvement and collectorate improvement rather, right? एंड कलेक्ट्रेट जो बॉडी होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण अंग है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, आप सभी को पता है। वहाँ पर एक केस स्टडी है जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में रिफॉर्म्स किए गए उससे रिलेटेड है। सो रिफॉर्म्स इन कलेक्ट्रेट ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, और ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट कलेक्ट्रेट है आपकी महाराष्ट्र में, और ये मॉडल कहलाता है लखीना एक्सपेरिमेंट या लखीना मॉडल। और किन के नाम पे? एक ऑफिसर अनिल कुमार लखीना सर जी के नाम से, जो 1980s में कलेक्टर के तौर पे तैनात थे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर जो सुधार हुआ उसको रेप्लिकेट किया गया अन्य कलेक्ट्रेट्स में भी और फिर मंत्रालय में भी महाराष्ट्र में, और ये एक बेहतर केस स्टडी मॉडल बना, एक्सपेरिमेंट बना, जिसके थ्रू और कलेक्ट्रेट्स में भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए। अब हम जब बात करते हैं कि ये था क्या है, बेसिकली हमें हुआ था इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ब्यूरोक्रेसी थी वो पुलिस टाइप ऑफ स्टेट से पुलिस स्टेट जैसे कि कॉलोनियल स्टेट थी, कॉलोनियल स्टेट हमें इनहेरिट हुई थी और हमें ले जाना था इसे डेवलपमेंटल स्टेट की तरफ, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। सो 1950-60s का ये दौर और भी आगे तक चला, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण एक घटक हो गया और कलेक्ट्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई हो गई डेवलपमेंट की। बड़ा तेजी से डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया, परंतु जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही थी आज़ादी से पहले कॉलोनियल एरा में, वो ही समस्याएं बन के उभरी हमारे नए कलेक्टर के सामने, डीएम के सामने, एसडीएम्स के सामने, और जितनी भी ब्यूरोक्रेसी की मशीनरी थी। हमें देखने को मिलता है कि जो समस्याएं पहले थी, जैसे इनऑर्डिनेट डिलेज, बहुत डिले होता था, अनहेल्पफुल एटीट्यूड था ऑफिशियल्स का किसी भी कार्य को करने के लिए, वो बहुत ही समाज के प्रति एक तरीके से बहुत अच्छा भाव नहीं था ब्यूरोक्रेसी का। इसके अलावा क्योंकि ये एटीट्यूड जो थे वो चले आ रहे थे ब्रिटिश काल से ही, और एकदम से एटीट्यूडनल बिहेवियरल चेंज आते नहीं है। इसके अलावा करप्शन बहुत था, गरीब जनता के पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था, आज की तरह सोशल मीडिया या मीडिया का प्रचार प्रसार नहीं था, और करप्शन में डूबा हुआ रहता था कलेक्ट्रेट। इसके अलावा फेवरेटिज्म बहुत था, जान पहचान के लोग और किसी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के लोगों को ही फेवरेट माना जाता था, उनके कार्य जल्दी कर लिए जाते थे, और जो जनता जनार्दन जिसके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, जिनका किसी से कोई ज़्यादा रिश्ते नहीं थे, पावर सर्कल्स में उठ बैठ नहीं थी, उनके काम नहीं होते थे। नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भी अपने गांव, अपने शहर, अपने क्षेत्र, अपनी जाति धर्म के लोगों या अपने परिवार के लोगों का कार्य कर देना, वह अन्य लोगों का कार्य सालों साल, महीनों तक पिछड़ा रहता था। इसके अलावा कोई भी ग्रीवियंस रिड्रेसल, समस्याओं को सुनने के लिए कोई एक सेल नहीं थी, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म उपलब्ध नहीं था। ये कुछ समस्याएं थी जो चली आ रही थी। उसके ऊपर से जो हमारे देश की जनता थी वो वैसे ही भयभीत रहती थी, क्योंकि उसको अनुभव था कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी का, जो कॉलोनियल स्टेट का अनुभव था। वहां पर एंटी सिटीजन पॉलिसीज अपनाई जाती थी और जनता घबराती थी, और लोग जब भी कलेक्ट्रेट में आते थे तो भीड़ के फॉर्म में आते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि हम ऑफिसर्स के पास जा रहे हैं, मे बी हमारे साथ कुछ बुरा बर्ताव हो सकता है, हमें जेल में डाला जा सकता है। आज की तरह अवेयरनेस भी कम थी, आज की तरह सोशल मीडिया भी नहीं थी। सो एक जो डर का माहौल रहता था, उसकी वजह से भीड़ तंत्र डेवलप हो जाता था कलेक्ट्रेट के अंदर भी। जो ऑफिसेस थे, क्लर्क्स के ऑफिसेस थे, वहां पर एक व्यक्ति ना जाके 4 व्यक्ति क्लर्क के पास खड़े हो जाते थे, और उससे क्या होता था, वहां पर जो फ्लो ऑफ वर्क वो हो जाता था ब्रेक, फ्लो ऑफ वर्क ब्रेक हो जाता था। इन्हीं समस्याओं को पढ़कर
अनिल कुमार लखीना जी ने प्रयास किया और कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करी। कुछ जो चेंजेस हैं वो एक्सपेरिमेंट किया गया इन ओरिएंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन मोर टुवर्ड्स कॉमन मैन हैज बीन मेड इन कलेक्ट्रेट ऑफ अहमदनगर। यहां पर एक आप टिपिकल सरकारी ऑफिस का माहौल देख रहे हैं। आज आपको यहां कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, सीपीयू दिखाई दे रहा है, कहीं प्रिंटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जिसको हम कहते हैं लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, देखिए यहां पर ब्लू है, कुछ जगह पर रेड भी है, फाइलों का अंबार लगा पड़ा है, ये देखिए फाइल कैसे रखी हुई है, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर कोई भी एक बाहरी व्यक्ति इसमें आता है। तो यह चीज जब लखीना जी ने देखी तो उसको चेंज करने का प्रयास किया। यहां पर कुछ उनके जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें से एक था रेगुलाइजेशन ऑफ क्लर्क पब्लिक कॉन्टैक्ट, क्योंकि आज के समय तो क्लर्क और पब्लिक का कॉन्टैक्ट फिर भी बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत जगह पर ई गवर्नेंस आ चुका है। परंतु मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके 1980s के महाराष्ट्र में, और उस समय भारत में कंप्यूटर ऑफिसेज में नहीं आए थे। तो क्लर्क और पब्लिक कॉन्टैक्ट को रेगुलाइज करना बहुत जरूरी था। क्लर्क जो कि काफी संख्या में होते थे, बहुतायत में होते थे, परंतु इनके पास बहुत तरीके का काम आता था। कभी वीआईपीज का काम आता था, कभी इनको इमरजेंसी के लिए बुला लिया जाता था, तो इनका वर्क फ्लो टूट जाता था। तो इसमें कुछ प्रयास किया गया कि कैटेगराइजेशन ऑफ विजिटर्स एज पर देयर सोशल इंपॉर्टेंस एंड देयर नीड्स। तो विजिटर्स जो आ रहे हैं क्लर्क के ऑफिस में काम कराने के लिए, जिसे हम बोल सकते हैं कि उनका वर्गीकरण कर लिया गया। कैसा वर्गीकरण कर लिया गया? उनका वर्गीकरण किया गया नंबर 1 कि जो लोग वीआईपी हैं, वीआईपी का मतलब है यहां एमपी एमएलए से, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग आपके ऐसे हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं, बिजनेसमैन हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। और तीसरा वर्गीकरण था आम जनता, जनता जनार्दन, कॉमन पीपल, कॉमन मैन, कॉमन पीपल। सो इसका वर्गीकरण करना जरूरी था। आप ये देखेंगे जब आप लोग सर्विसेज में जाएंगे या जो लोग सर्विस में हैं, अगर उनसे भी बात करेंगे तो पता चलेगा कि वीआईपी, एमपी, एमएलए, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इनको सुनना बहुत ही जरूरी होता है। जनता जो जनता है उसके ये प्रतिनिधि होते हैं एक तरीके से, और इस वजह से हम ये पाते हैं कि उनका जो प्रभुत्व है काफी ज्यादा है, उनकी बात सुनी जानी आवश्यक है। कई बार वो मेमोरेंडम लेके आते हैं, कई बार वो शिकायतें लेके आते हैं, कई बार अपने जो उनके क्षेत्र की जनता है उसके साथ अन्याय हुआ तो उनकी शिकायतें लेते आते हैं। इस वर्गीकरण से ये फायदा हुआ कि जो लोग शिकायत लेके आ रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, वीआईपी हो, उनकी शिकायत जल्दी सुनी जाने लगी। साथ में कॉमन मैन के लिए भी जो कि सामान्य चीजें होती हैं, जैसे सर्टिफिकेट चाहिए, लैंड रिकॉर्ड निकलवाना है, लैंड रिकॉर्ड्स निकलवाने हैं, या पट्टा जो जमीन की लीज होती है, पट्टे को की लीज की डेट आगे बढ़वानी है, या फिर और विभागों की शिकायत करनी है तहसील में, कलेक्ट्रेट में, जैसे कि ट्यूबवेल सही नहीं चल रहा है, या फिर चकबंदी, लैंड कंसोलिडेशन से शिकायतें हैं। ऐसी शिकायत लेके आते थे। और जो बिजनेस कम्युनिटी थी और कॉन्ट्रैक्टर था, ये ऐसा भी लखीना जी लिखते हैं अपने नोट में कि वो कई बार परसेंटेज फिक्स कर लेती थी कि आप हमारा काम जल्दी कर दो, 10 दिन में 10% आपका। ये समस्याएं थी, इनका वर्गीकरण किया गया, इससे थोड़ी चीजों को सुधार हुआ। ABC 1 2 3 टाइप के लोगों का वर्गीकरण कर दिया गया, थोड़ा सुधार देखने को मिला इससे। और इसके अलावा जो एक और डिजाइनिंग करी गई ऑफिस में, वो था टास्क का सीक्वेंस। टास्क का सीक्वेंस का क्या मतलब है कि पहले शिकायत ऑफिस नंबर 1 में जाएगी, फिर वहां से 2 में जाएगी, फिर वहां से 3 में जाएगी, अंत में 4 में जाएगी। राइट? अगर यहां से भी संतुष्टि नहीं हुई तो फिर सीधे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट से मिल लो। ऐसा
टास्क का सीक्वेंस किया गया कि एक टास्क यदि कोई शिकायत आती है सबसे पहले उस पे लेखपाल को बुलाइए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में काम होता है, लेखपाल को बुलाया जाए, उससे रिपोर्ट मांगी जाए, उसके कागज बुलाए जाए, फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास जाए, जूनियर क्लर्क के पास जाए, सीनियर क्लर्क के पास जाए, सुपरवाइजर के पास जाए। इस तरीके से वहां पर टास्क सीक्वेंस, साथ में काउंटर और टोकन सिस्टम। मुझे पूरा यकीन है आप कभी ना कभी बैंक में गए होंगे, यहीं से लखीना जी को भी आइडिया मिला कि क्यों ना बैंक में जो अलग अलग काउंटर डेस्क होती हैं, फॉर एन एग्जांपल लोन काउंटर एक होता है और डिपॉजिट काउंटर दूसरा होता है, कहीं पर स्टूडेंट सेक्शन हो सकता है, कहीं पर पेंशन सेक्शन हो सकता है, कहीं पर अपनी पासबुक अपग्रेड कराने के लिए एक डेस्क होती है। इस तरीके के काउंटर सिस्टम लाया गया। और यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए हैं या अन्य जगहों पर भी आपने देखा होगा, टोकन मिल जाता है मशीन से। अब मेटल का टोकन ना होके मशीन में फीड कर दीजिए और आपको मशीन से टोकन मिल जाता है। इससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, जिस क्लर्क को, जिस काउंटर को वो टोकन एड्रेस्ड है कि उसे वो कार्य जल्दी करके देना ही है। ये चीजें बैंकिंग सिस्टम के आइडिया को लेके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में अपनाई गई लखीना जी के द्वारा। इसके अलावा डीमिस्टिफिकेशन ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट बोथ टू स्टाफ एंड पब्लिक। जब भी कोई भी सरकारी ऑफिस जो होता है, अपने आप में एक अलग ही दुनिया होती है। वहां पर कहीं पर बहुत सारी फाइलें होती हैं, कहीं पर कंप्यूटर्स रखे हैं, कुछ विजिटर्स बैठे हैं, हर व्यक्ति इधर से उधर भाग रहा है, कहीं पर कटलरी की आवाज आ रही है, गलियारे हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता हम कहां जाएं, क्या करें। इसको डीमिस्टिफाई किया गया। डीमिस्टिफिकेशन के लिए इस पे से जो धुंध थी वो हटाई गई। क्या करा गया उसके लिए? क्लीन एंड टाइडी नोटिस बोर्ड लगाया गया विद ग्लास डोर, जैसा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसमें कोई भी नया नोटिस लगाया जा सकता है, कोई भी नई योजना लगाई जा सकती है, या कब थाना दिवस है, कब तहसील दिवस है, ये लगाया जा सकता है। और इसमें लॉक है जिसके थ्रू ये क्लीन एंड नोट एकदम लोगों को दिखेगा। तो लोगों को जब इससे किसी भी योजना, किसी भी चीज की जानकारी होगी तो अपने आप में उनकी दिक्कतें कम होगी। इसके अलावा लीफलेट्स और पैम्फलेट्स, जो पर्चे होते हैं, वो छपवाए गए सिंपल वर्नेकुलर लैंग्वेज में। मतलब जैसे जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो मराठी में लीफलेट स्टेटिंग द ऑफिस मेथोलॉजी, ऑफिस की मेथोलॉजी बताई गई कि आपको यदि कोई भी कार्य कराना है, यदि आपका कार्य एक पंप जेनसेट लेना है पानी के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस से, तो उसके लिए ये होगा। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कोई दिक्कत है तो तहसील में जाइए, उसके लिए आपको 1, 2, 3 स्टेप लेने होंगे। तो यहां पर वर्नेकुलर लैंग्वेज में ऑफिस की मेथोलॉजी बताई गई कि आपको कोई भी कार्य कैसे करना है। कई तरीके के फॉर्म्स छपवाए गए और सामान्य भाषा में, लोगों की भाषाओं में। तो जब पहले से आपको जानकारी है और उनका प्रचार प्रसार कराया गया तो व्यक्ति अब भटकता नहीं था। उसको पता था कि कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग नंबर 3 में हमें काउंटर नंबर 4 पे जाना है, जो क्लर्क है उससे मिलना है। वहां पर हमारा वो फॉर्म भरा हुआ ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे एप्लीकेशन। इसके अलावा जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक जानकारी दी गई है इस टाइप के। और इसके अलावा और इंडेक्स कार्ड ऑन ईच विलेज स्टेटिंग द रिसोर्स एंड डिफिकल्टी ऑफ ईच विलेज। सो हर विलेज के आधार पे भी, जैसे एक तहसील में ही लगभग 250-300 तक विलेज होते हैं, कलेक्ट्रेट में अलग अलग जगह के अनुसार 2000 तक विलेज हो सकते हैं। इन विलेजेस का वर्गीकरण किया गया और इंडेक्सेस बनाई गई कि पानी की समस्या किन विलेज में है। लैंड अगर सब्सिडेंस हो रहा है, जैसे जोशीमठ में हो गया, तो ऐसा कितने जिले में है। और या कहीं पर समस्या है कि रिवर के द्वारा लैंड कटिंग हो रही है, ये समस्याएं कितने देश उसमें है। कैनाल इरिगेशन कैनाल के थ्रू इरिगेशन की सुविधा कहां पर, किन विलेजेस में नहीं है, या किस विलेजेस में सबसे ज्यादा दलित पॉपुलेशन है,
किस विलेज में माइनॉरिटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इस तरीके का इंडेक्सेस बना लिए गए। और इसका एक और उदाहरण है जो अब मैं पैम्फलेट कह रहा था, जैसे कि ये पैम्फलेट यहाँ पर है ई श्रम के लिए, असंगठित कामगारों के ई श्रम पोर्टल। अब इसमें सारी जानकारी यहाँ दी हुई है। ऐसी ही जानकारियाँ लोगों को दी जाने लगी। आज के समय में ये ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये तो बहुत सामान्य बात है, परंतु मैं बात कर रहा हूँ 1980s की। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं 1982 अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की। तब भारत में लिटरेसी भी कम थी और भारत में जागरूकता भी कम थी हमारे देश में। तो ये जो कार्य किए गए, इससे क्या हुआ, डिमिस्टिफिकेशन हुआ, ऑफिस के प्रोसीजर लोगों को समझ में आए और डॉक्यूमेंट, स्टाफ को भी ये डॉक्यूमेंट मिलने लगे, उनको भी जानकारियां होने लगी, साथ में पब्लिक में भी ये बंटवाए गए जब, तो उनको भी जानकारियां होने लगी। एक व्यक्ति जो आता था अपने गांव के लिए 4-5 ऐसे पैम्फलेट लेके जाता था, उससे गांव-गांव में प्रसार होने लगा। इसके अलावा इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू ऑफिस स्टाफ। अब यहां पर किसी भी ऑफिस में अगर जब आप जाएंगे, आप खुद ऑफिसर बन के जाएंगे और आप तहसील में या कलेक्ट्रेट में वहाँ के माल खाने में जाएंगे, तो आप देखेंगे चट्टान लगी पड़ी है कागज़ों की। बहुत सारे कागज़ अंग्रेज़ी राज के हैं, 1880s, 1890s, 1870s, ऐसे भी आपको कागज़ मिलेंगे बहुत सारे। और इन कागज़ों का क्या करा गया, निवारण करने की भी कोशिश करी गई। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की तरफ स्टाफ कैसे इजीली जा सके, इसके लिए एक्सेसिबिलिटी। तो एक टेक्निक अपनाई गई जिसका नाम था 6 बंडल सिस्टम। अब इसमें तरह तरह के जो कागज थे उनका वर्गीकरण किया गया, और जब वर्गीकरण किया गया तो फिर बाद में क्लर्क्स ने कहा कि अब हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम बहुत आसान हो गया है, हम सेकंड्स में किसी भी कागज को नोट करके ढूंढ सकते हैं। पहले हमें ऐसा लगता था कि एक समुद्र में से कोई कागज निकाल के लाना है। सो पेपर्स पेंडिंग डिस्पोजल, पेपर्स को पेंडिंग जो है इमरजेंसी के आधार पे, इमरजेंसी आधार पे जो पेंडिंग करनी है, और नॉर्मल पेंडिंग है उसको वर्गीकरण कर लिया गया। तो इमरजेंसी को पहले करा जाएगा। अवेट पेपर्स ऐसे पेपर्स थे जो कि दूसरे विभागों के द्वारा, अदर डिपार्टमेंट के जो कार्य हैं उन पे होने जरूरी है, तभी वो क्या करा जाएगा, आगे बढ़ेंगे। तो समय समय पे अदर डिपार्टमेंट्स को नोटिफाई किया जाता था, बताया जाता था कि भाई आपके पास 4 ऐसी फाइलें हैं हमारी, उसको क्लियर कर दीजिए। इसके अलावा पीरियोडिकल्स थे जो 4 महीने 5 महीने में कुछ कार्य होने थे, उनके बारे में हर 5वें महीने 6ठे महीने कार्य होते हैं। जैसे एमएसपी की घोषणा होती है, कैसे होती है, एमएसपी की घोषणा तो केंद्र सरकार के द्वारा होती है, परंतु केंद्र सरकार हर तहसील, हर ग्रामीण स्तर से ये डेटा पहले लेती है कि क्या संभावनाएं हैं कि पिछली बार जितनी हमने खेती धान की करी थी, इस बार कितनी होने की संभावना है। सो बहुत सारा जो लेखपाल है वो डेटा भेजते हैं कि हमारे क्षेत्र में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में इस बार शुगर केन हुआ है या फिर पैडी हुआ है, वीट हुआ है। ऐसी पीरियोडिकल जो जानकारियां थी उसके बारे में फाइलों को अलग करा गया। इसके अलावा स्टैंडिंग ऑर्डर जो फाइल थी, स्टैंडिंग ऑर्डर की जो फाइल्स थी उनको सही किया गया। स्टैंडिंग ऑर्डर की फाइल्स का मतलब क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर की फाइल्स का मतलब है कि जो चीजें, जैसे बैंक में एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है कि आप हर महीने हमारा 1 तारीख को 1500 रुपये पेंशन फंड में डाल दीजिएगा, या हमारा 2000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल का चार्ज आता है, तो चार्जेस, रेंट, इसके लिए जो रिकरिंग होता है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर जो रिकरिंग काम था उनके लिए एक कर दिया गया, जो हर महीने कुछ डेटा जाना है या हर महीने कुछ फाइलों का निर्माण होना है, निवारण होना है। पेपर्स टू गो टू रिकॉर्ड, अब ऐसे पेपर्स जो फाइलों में पड़े हुए हैं, जो डेस्क पे चट्टान लगी हुई है, पर उनको भेजा जा सकता है माल खाने में, भेजा जा सकता है स्ट्रॉन्ग रूम में, वहां पर रखा जाएगा। तो जहां भी तहसील में, कलेक्ट्रेट में जो एक माल खाना होता है, वहां पर सारे के सारे रिकॉर्ड रूम, जिसे हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड रूम, वहां पर जाके इनको रखा दिया जाएगा। तो आपकी डेस्क क्लियर हो गई, आपकी ऑफिस स्पेस में अब रिडंडेंट फाइल है नहीं पड़ी है क्योंकि आपने उनका वर्गीकरण कर दिया। और डीकंस्ट्रक्शन पेपर, डी पेपर्स डीकंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब इनकी श्रेडिंग हो जाए और इनको काट फाट के जला दिया जाए, फेंक दिया जाए, ऐसे भी। तो आप ये देखेंगे कि इस अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट थी वहां पर अपने आप से वॉलंटियर करके लोगों ने काम किया। 14-14 घंटे लोग काम करते थे और कई लाख ऐसे डॉक्यूमेंट को हटा दिया गया जो अब
रिडेंडेंट हो गए थे, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और इससे जो बहुत सारा मैन आवर है, मैन रिसोर्सेज हैं, वो बचे कलेक्ट्रेट में और स्पेस भी क्लियर हुआ। और जब इस मॉडल को पूरे महाराष्ट्र में लगाया गया तो अराउंड 200 मिलियन टन, 200 टन, सॉरी नॉट मिलियन, 200 टन जो आपके पूरा का पूरा कागज था वो साफ हुआ। सो ये बहुत अपने आप में बड़ा एक कार्यक्रम था, और 1.5-2 लाख ऐसे फाइल्स तो क्लियर हुई केवल अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ही। आगे हमें देखने को मिलता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू पब्लिक। सो जो 6 बंडल सिस्टम अपनाया गया वो तो अपनाया गया कर्मचारियों के लिए, अब पब्लिक के लिए भी इजी एक्सेसिबिलिटी हो सके तो अनवांटेड पेपर्स और रिकॉर्ड्स को हटा दिया गया। वीडिंग ऑफ सच फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट विच हैज आउटलिव्ड देयर यूजफुलनेस, अभी उनकी कोई जरूरत नहीं है, और इनको वर्गीकरण कर दिया गया ए बी सी में। ए सबसे जरूरी है, बी बिल्कुल नहीं है, सी और भी कम यूज हो रही हैं। एक्सेप्टिंग द फाइल सेंड बाय वेरियस ब्रांचेस ऑफ कलेक्ट्रेट एंड कंपाइलिंग देम विद स्टेप 2, बहुत सारी कलेक्ट्रेट में और भी फाइलें आई, उनको भी एबीसी मेथड से अलग वर्गीकरण करा गया। और स्टैकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन रूमाल्स, बेसिक रूमाल्स एक आपने यदि डॉक्यूमेंट देखा है या कभी पिक्चर देखी है किसी तहसील की या कलेक्ट्रेट की भी, एक अलमीरा होता है और उसमें पोथी टाइप की होती है। पोथी का मतलब है यहाँ पर क्लोथ में आपके डॉक्यूमेंट फाइलें रखी जाती हैं और इस क्लोथ को बांध दिया जाता है और उस पर सील लगा दी जाती है लॉक की। ऐसे तो रिकॉर्ड कीपिंग, स्टैकिंग द रिकॉर्ड्स इन रूमाल्स एंड कीपिंग देम ऑन स्पेशली बिल्ट रैक कैटेगरी वाइज, और उसका भी इंडेक्स बना लिया गया, कैटलॉग बना लिया गया। जैसे आप कभी लाइब्रेरी में जाते हैं तो कैटलॉग होता है लाइब्रेरी में कि हिस्ट्री की किताबें कहाँ मिलेंगी, ज्योग्राफी की किताबें कहाँ मिलेंगी, ऐसे ही वर्गीकरण कर लिया गया। तहसील ए, तहसील बी, तहसील सी, और तहसील में भी ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, उसमें भी आपके गांव ए बी सी डी ऐसे करके ए बी सी या 1 2 3 जिस भी आधार पे नाम के आधार पे गांव के, ये कर लिया गया वर्गीकरण यहाँ पर। इसके अलावा कैटेगरी वाइज, एज वाइज सीक्वेंस भी 1880 की फाइलें एक साथ कर दी, 1900 की फाइल एक साथ कर दी, 1920 से 30 तक की जो फाइलें हैं एक रैक पे आ गई, 1960 से 70 की फाइलें एक रैक पे आ गई, ऐसे करा गया। और रैक पे लाने के बाद उनमें ईयर वाइज भी कर लिया गया, कैटलॉग बनाए गए, क्लासिफिकेशन कर दिया गया। इससे इजीली पब्लिक को सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते थे जब वो जाते थे। डस्ट प्रूफिंग करी गई, सारी की सारी पेंटिंग, रैक्स की पेंटिंग करी गई, वॉल्स की पेंटिंग करी गई, सीलिंग्स की पेंटिंग करी गई, फ्लोर की कवरिंग करी गई। जब भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति जाना चाहता है अपने आप से डीमोटिवेटेड हो जाता है और उसको परेशानी, सफोकेशन होता है, तो ये बहुत ज़रूरी था। और वहाँ पर टाइल्स, शाहबादी टाइल्स लगाई गई, जिसका कार्य ये था कि वो डस्ट को आने कम देती थी। अहमदनगर ऐसी जगह है जहां पर काफी डस्ट की प्रॉब्लम है। इसके अलावा फिक्सिंग द फायर फाइटिंग एपरेटस, फायर फाइटिंग की एपरेटस लगाया गया, लॉक की अरेंजमेंट किया गया सेफ्टी पर्पसेस, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट चोरी ना हो सके, ये भी कार्य सुनिश्चित कराया गया। इसके अलावा यहां पर देखिए इन कार्य सुनिश्चित कराने से क्या फायदा हुआ। इस कार्य को सुनिश्चित कराने से यह फायदा हुआ, ये एक टिपिकल ओल्ड फैशन में रखी हुई फाइलें हैं। आप यहां देख रहे हैं लकड़ी की एक अलमीरा है जिसमें बहुत सारे स्टैक्स हैं। यहाँ पर कुछ फाइलें बहुत ही पुरानी हैं रखी हुई हैं, ये कागज़, इसमें चूहे खा जाएं, आग लग जाए, किसी को पता नहीं। इसके बाद कुछ स्थिति ऐसी हो गई कि जो लोहे की ये पेंटेड आपकी अलमीराज हैं, वॉल्स काफ़ी पेंटेड हैं, सफाई दिख रही है, एक सीक्वेंस दिख रहा है, साथ में ये रुमाल्स या क्लोथ हैं जिसके अंदर फाइलों को रखा गया है, और ये फाइलों में नंबरिंग नाम भी लगाया गया है। यहाँ पर देखिए ये लगाया गया है। तो इससे क्या हुआ, कैटलॉग बना दिया गया। अब यहाँ पर कोई भी फाइल को ढूंढना पहले की अपेक्षा इसके ढूंढने से बहुत ही आसान बना दिया गया। तो ये कुछ परिवर्तन हुए। इसके अलावा बेटर वर्किंग कंडीशन एंड क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, धूल और मिट्टी और सफोकेशन, ह्यूमिडिटी, ऐसे में काम करने से डिमोटिवेट हो जाता है पर्सन। इसको इंश्योर करने के लिए क्लीनलीनेस और डस्ट प्रूफिंग कराई गई सारे के सारे ऑफिस की, और बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं, जो सारी चीज़ें थी उनको ही रीअरेंजमेंट किया गया। पेंट हर बार होता ही है 1-2 सालों में आपके कलेक्ट्रेट में। इसके अलावा जो भी आपकी अलमीराज हैं उनमें पेंट कराए गए, डोर्स में पेंट कराए गए, आलतू फालतू जो चीज़ें हैंगिंग थी वॉल्स पे उनको हटाया गया, एक जगह पर वॉच लगाई गई,
प्रॉपर कलरिंग ऑफ फ्लोर, कवरिंग ऑफ फ्लोर, कलरिंग ऑफ वॉल्स किया गया एक अच्छा माहौल बनाने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर की उस समय अहमदनगर कलेक्ट्रेट में ड्रिंकिंग वाटर की समस्या थी, ऑफिसर्स के अलावा किसी के पास ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा नहीं थी, तो एक कलेक्टर कंपाउंड में ड्रिंकिंग वाटर के लिए व्यवस्था करी गई, जहां पर जनता जनार्दन, ऑफिसर्स, लोअर क्लास एम्प्लॉयज सब जा सकते हैं। टॉयलेट्स की सुविधा नहीं थी, कुछ ही टॉयलेट्स थी और बहुत ही दुर्गंध जैसा माहौल होता था। लोग आते थे, उनको अपने को रिलीव करना होता था, तो कहीं साइड में ऐसा, जैसे आपने देखा भी होगा भारत में जब स्वच्छता भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स बनाई जा रही हैं, परंतु अगर कहीं नहीं होती हैं तो क्या माहौल होता है। तो ऑफिसर्स, विजिटर, स्टाफ के लिए टॉयलेट की व्यवस्था करी गई। ये सब क्यों? क्योंकि एफिशिएंट एनवायरनमेंट अगर नहीं बनेगा तो अपने आप में जो आउटपुट है काम का वो अच्छा नहीं दिखेगा, आउटकम्स सही नहीं रहेंगे। फ्लोर, एक जगह से दूसरी जगह लोग चलते हैं, क्लर्क्स के पैरों से चलने से आवाज आती है जब वो एक फाइल को लेके दूसरी फाइल दफ्तर में लेके जाएंगे। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए फ्लोर मैटिंग, नॉइज कैंसिलेशन के लिए कॉयर का जो नारियल के छाल से बने हुए जो मैट होते हैं वो बिछाए गए ताकि चप्पलों की आवाज ना हो और लोग बिना नॉइज के काम कर सकें। इसके अलावा टेलीफोन्स को एक कन्वीनियंट कॉर्नर पे शिफ्ट किया गया ताकि वहां पर फोन आए, वहीं पर जाके बात हो सके, सबको डिस्टर्ब ना हो। इस तरीके से एक एफिशिएंट माहौल बनाने की कोशिश करी गई लखीना एक्सपेरिमेंट में, या लखीना मॉडल जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा जो वहां पर कर्मचारी थे उनके लिए मोटिवेशन और ट्रेनिंग का भी व्यवस्था किया गया। इसमें क्या था कि पैम्फलेट्स और बुकलेट्स ऑफिस प्रोसीजर्स पे छपवाई गई। यदि कोई व्यक्ति अपना लैंड रिकॉर्ड लेने आता है तो नए व्यक्ति को कैसे पते जो ट्रांसफर होके आया है कि यहां पर क्या चलता है। एक, कोई व्यक्ति जमीन से झगड़ा है, जमीन से जुड़ा हुआ, ओनरशिप के लिए झगड़ा है, ओनरशिप इशू है, उसके लिए एक प्रोसीजर बना दिया गया। नंबर 3, कोई भी व्यक्ति अगर अपने बच्चों को अपने जाने के बाद जमीन वसीयत करना चाहता है, विल लिखना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रबंध किए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे और भी बहुत सारे काम जो तहसील स्तर पे होते हैं, जैसे कि अब अवैध कब्जा किसी ने कर लिया है, इलीगल ऑक्यूपेशन कर लिया है, इंक्रोचमेंट कर ली है और ग्राम पंचायत को वो जगह खाली करानी है, तो इसके लिए क्या प्रबंध हो, कैसे शिकायत करी जाए। ऐसी कुछ समस्याएं जो मैंने आपको बताई, इन समस्याओं को लेके पैम्फलेट छपवाए गए। लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स बताया गया सब लोगों के लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे व्यवहार करना है लोगों से, कैसे बोलना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तहसील में, कलेक्ट्रेट में घूमने तो आता नहीं है, मतलब स्टूडेंट जा सकते हैं, रिसर्चर्स जा सकते हैं, पर उनका उद्देश्य अलग है। जो भी सामान्य व्यक्ति है वो तो बचाव ही चाहता है पुलिस प्रशासन के पास। यहां पर नए रिक्रूट के लिए या कोई भी नया ट्रांसफर होकर आता था, उसको 2 दिन का इंडक्शन कोर्स कराया जाता था ताकि ये नए कलेक्ट्रेट्स में जो भी चल रहा है वो अच्छी तरह से समझ सके। इसके अलावा आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, ऑर्डिनरी लेटर्स, मेमोरेंडम, मेमोज देने हैं, वो कैसे भेजे जाएंगे। अगर मंत्रालय में जाना है कोई लेटर या फिर डिविजनल कमिश्नर के पास जाना है, वो अलग तरीके से लिखा जाएगा। किसी के खिलाफ शिकायती पत्र आया है, उस पर जवाब तलब किया जा रहा है, वो अलग तरीके से लिखा जाएगा। सिलेबस हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टाफ, यहां तक कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार, इसके अलावा कानून गो, इन सब के लिए जो सिलेबस था उसको अपग्रेड किया गया। ये केवल पर्सनल प्रयासों से किया जा रहा था। उस समय ये सरकार का कोई एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक कलेक्ट्रेट में ये शुरू हो रहा था। तो इसके दूरगामी प्रभाव भी पड़े। जब यहां पर प्रयास किए गए तो इससे देखा गया कि लोगों का मोटिवेशन इंप्रूव हो गया। बहुत सारे कागज जो थे वो खत्म हो गए, वेस्ट पेपर जो जगह को घेरे हुए थे वो हट गए, सीक्वेंसिंग बन गई काम की, सीक्वेंसिंग ऑफ वर्क हुआ। ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए स्पेशल चैम्बर्स, काउंटर्स बनाए गए। काउंटर्स एंड टोकन सिस्टम आ गया। इससे जो काम करने वाले वर्क स्टडी भी कराई, लखीना जी ने वर्क स्टडी कराई और उन्होंने देखा कि काउंटर और टोकन लगने से जो एक काम पहले
10 मिनट में होता था वो 3 मिनट में ही होने लगा, क्योंकि व्यक्ति को पता था कि मुझे कहाँ जाना है, पूछने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर काउंटर नंबर लिखा हुआ है, वहां पर जाइए, टोकन में लिखा हुआ है तीसरा काउंटर और आपका समय 2:30 बजे, इमेजिनरी बता रहा हूं मैं आपको, जैसे आपने बैंकों में देखा होगा। सो ये मोटिवेशन और ट्रेनिंग, ये कुछ महत्वपूर्ण घटक थे जो हमने जिक्र किया। आज लखीना मॉडल कलेक्ट्रेट प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जरूरी है। जब हम कलेक्ट्रेट को पढ़ते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, हम ये एग्जाम्पल कोट करते हैं अपने मेंस के आंसर्स में भी, साथ में जनरल स्टडीज के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि कैसे एक ऑफिसर, जिसको हम कहते हैं कि सिविल सर्विसेज का एक्टिविज्म, कैसे एक ऑफिसर चीजों को चेंज कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे और भी उदाहरण हैं, और ये लखीना मॉडल उसमें से सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। अनिल कुमार लखीना जी के नाम से ये जाना जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, साथ में ये वैल्यू एडिशन आपके लिए जरूर करेगा। सो दैट इज ऑल वी हैव टुडे इन दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स। और अगले ऐसे ही बढ़िया लेक्चर के लिए इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।